अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये आप डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमारा सेगमेंट है बात क्या है। और यहाँ पर मैं तावान भाई और फैसल करीम जो कि हैं खबरों की मशीन, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो भाई पहले मेरी बात, आज मैं अपनी बात से शुरू करूँगा। आप क्योंकि मेरा जो रोना होता है वो लोग आप सुनते नहीं आखिर में। शेर यार, ये तावान भाई आपके लिए शेर अख्तर शेरानी का कि पोस्टमैन उस बुत का खत लाता नहीं, पोस्टमैन उस बुत का खत लाता नहीं और जो लाता है पढ़ा जाता नहीं। ये सूरत हाल मेरे साथ भाई ये आज हुई है। और हमारा जो डाक का निज़ाम है उस पर मैं बात करना चाहूँगा आज कि मैं काफ़ी दिनों से एक रजिस्टर्ड पोस्ट जो कि वो ट्रैकेबल होती है और बाहर से आ रही थी यूके से मेरे लिए, वो मुझे पाकिस्तान तो पहुँच गई, इतना पता लगा कहाँ गई ये पता नहीं चल पा रहा था। तो आखिरकार पता चला कि हमारा जो फेडरल एरिया का जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ तक पहुँच चुकी है। खैर वहाँ हम पहुँचे तो पता लगा जो हमारा डाकिया है वो छुट्टियों पर है पिछले 2 हफ्ते से, और अगले वो 2 हफ्तों तक मजीद नहीं आएगा। तो इस वजह से हमारे यार भट्ट साहब, आप ये दूसरा दिन है कि आप अपने ज़ाती मसाइल ले आते हो यार। तो यार उस दिन आपका एसी आ गया, अब आपकी डाक आ गई। तो भाई कोई इज्तिमाई कुछ समाजी मसाइल भी होते हैं यार। मतलब हम यहाँ फलसफी दानिश्वर एंकर बैठे हुए हैं, आपको भी डाक गुजर रही है आपकी। कभी एसी फारसी दान तो एंकर दुनिया भर की बातें बताने वाला, मैं क्या करूँ। मैं भाई मैं तो कायनात के राजों में से, हाँ, कायनात के राजों में से कोई राज डिस्कवर करें। ये जो फलसफियाना उलझने हैं आपकी समाज की, उसके ऊपर बात करें। ये भी आप डाक और एसी में घुसे रहते हैं यार आप। भाई ये हमारे समाज की उलझन है। ये भी एक राज है कि दुनिया चांद से आगे पता नहीं कहाँ जा चुकी है और हम अभी तक जो है वो डाकखाने पे अटके हुए। अच्छा बट साहब, ये तो आपने अपना इब्तदाइया दे दिया, आज आप ये बात करेंगे। तावान भाई आप, जी बोले। हाँ तावान भाई आपकी बात क्या है, ज़रा आप अपना इब्तदाइया दें, फिर मैं अपना इब्तदाइया दूँ, फिर हम आगाज़ करें। यार मेरी बात तो बड़ी लंबी है फैसल। वो नूरुल आरिफीन की पिटाई है, आप लोगों ने शायद वीडियो सभी ने देख ली होगी कि एक साहब जो शायद अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, शायद एंकर पर्सन कहते हैं, शायद हो सकता है वो अपने आप को स्कॉलर भी कहते हैं, उनको इस बुरी तरह मारा गया है कि उनका चेहरा लहूलुहान था। वो बता रहे हैं उनकी टांग तोड़ दी गई है, उनके कपड़े और जो भी कुछ था उनके साथ, मतलब बहुत ही बदतरीन सलूक किया गया है। और बकौल उनके कोई 20-22 लोग आए, उन्होंने मुंह पे ढाटे बांधे हुए और उनको मारा है। आपको पता है इससे पहले क्या वीडियो थी नूरुल आरिफीन की जिसकी वजह से लोग उस तरफ देख रहे हैं जहां देखना ममनू होता है? बट साहब आपने देखी है वो वीडियो नूरुल आरिफीन की पिटाई से पहले वाली? मेरी नज़र से नहीं गुजरी भाई। और फैसल तुमने? मुझे 2 चीज़ें पता हैं और दोनों की तरफ ही देखना मना है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों में से कौन आए थे। अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो वीडियो क्या थी। मतलब कम से कम सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है और तासुर ये दिया जा रहा है या कहीं कहीं बाकायदा एलानिया कहा जा रहा है कि ये वीडियो थी जिसके नतीजे में उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के ऊपर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया है। उसको उन्होंने, जो उनका अंदाज़ है वो बहुत गैर मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो के इलेक्ट्रिक के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने ये कहा कि जी ये के इलेक्ट्रिक तो अच्छा खासा दूसरी पार्टी इसको लेके जा रही थी, ये कोई और ख़रीद लेता इसको, लेकिन जानबूझ के इसको 2024 तक गालिबन या 2040 तक इसकी यही कंपनी मालिक रहेगी। हाँ 2044। अच्छा 2044 तक यही कंपनी मालिक रहेगी। और उन्होंने इशारा किया है कि भाई ये उन लोगों ने ऐसा किया है और उनकी ये मर्ज़ी से हुआ है जो गालिबन कहीं किसी मुल्क में ऐसा हुआ था। कोई पतलूने शायद भूल आए थे कुछ लोग, मुझे अब सही तरह याद नहीं, कुछ वो इस तरह की बात कर रहे थे। और वो कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि वो सिक्के विक्के को रेज़गारी का जिक्र कर रहे थे कि वो अपने छातियों पे वो कुछ सिक्के सजाते हैं तो ये उनकी वजह से हुआ है। मतलब वो इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो ये अब उसके बाद उनकी पिटाई हो गई है ठीक ठाक। अगर वाकई ये उनका इशारा जिसकी तरफ है वो ठीक है तो भाई तो फिर कल तो मैं अगर वापडा के ख़िलाफ़ बात करूँगा या मैं सुई गैस वालों के ख़िलाफ़ बात करूँगा या मैं अपने नान भाई के ख़िलाफ़ बात करूँगा कि उसने नान कच्चे दे दिए तो वो 6 आदमियों को ला के मेरी पिटाई कर देगा, तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता। मतलब ये किस किस्म की सोसाइटी हम बना रहे हैं। अच्छा कि हम इसमें ताबान भाई ये है कि एक दूसरी चीज़ ये भी थी कि एक जो बैंड जमात है उसके उन्होंने टारगेट किलर का नाम लिया तो वो आ गए। तो खैर ये तो एक बनी हुई चीज़, चले आपकी बात तो आई सामने। अच्छा अब मैं अपनी बात रख देता हूँ जिस पे आज मुझे बात करनी है,
और जैसे कि भट्ट साहब ने भी बात की और अब आपने भी बात की, दुनिया चांद से भी पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुकी है। हबल टेलीस्कोप हमें कहकशाओं के राजों से जनाब वो पर्दे उठाता जा रहा है, और अब यूनिवर्स क्या मल्टीवर्स आ रही, पता नहीं खुदा ताला ने कितनी कहकशाएँ बनाई हैं और हम उन कहकशाओं का एक छोटा सा ज़र्रा है। लेकिन आप सोचें कि दुनिया खैर कितनी आगे जा चुकी है, हम कहाँ पर हैं। तामान भाई आप ये बताएं, बल्कि इस पर मैं वाटर कूलर दूंगा, जो इसका जवाब पहले बता देगा, पाकिस्तान ने एटमी धमाके कहाँ किए थे? ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एटमी धमाके वहाँ किए थे, मुंबई में किए थे गालिबन, मुंबई में या दिल्ली में या काबुल में शायद किए थे। काबुल में। इस पे मैं वाटर कूलर तो नहीं दूंगा मैं, खैर अब थैंक यू सो मच। तुम मुझे एयर कूलर दे दे भाई, एयर कूलर अगर दे शदीद ज़रूरत है एयर कूलर की भाई, शदीद ज़रूरत है एयर कूलर की भाई। एयर कूलर के वाटर कूलर, जो भी कूलर कूल होना चाहिए। लेकिन खैर आप सबको पता है कि धमाके हमने किए थे जी ज़िला चागी में। अच्छा, उस ज़िला चागी में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनका अपना ज़िला है। जब भी उनसे गुफ्तगू होती है तो कहते हैं कि यार आप आएँ चागी में, एक ना यहाँ से, क्योंकि अपना ज़िला से क्या मुराद है? वो नहीं, अपना ज़िला से क्या मुराद है? वो ज़िले के बादशाह हैं, उनका अपना आबाई ज़िला है। हाँ, तो वो तो वहाँ जितने रहने वाले होंगे उन सबका ज़िला होगा ना मेरे भाई। वो जो है बहुत ही, आपको पता था अवन भाई उसका अपना, अब उसका दुख तो सुन लेना। वो अगर अपनाइयत कर रहा है, वो क्या, उसका दुख क्या है? उसने मुझे बताया कि भाई हमारे जो ज़िले में 300 स्कूल हैं। अच्छा। उन 300 स्कूल में आज के दौर में 85 स्कूल बंद हैं। उन स्कूलों में जो भी चार दीवारी टाइप है वो भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, डेस्क भी हैं, लेकिन नहीं है तो बच्चे जो हैं वो दे आर आउट ऑफ द स्कूल। और असातिज़ा हैं, नहीं है, असातिज़ा हैं लेकिन नहीं हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें लाजमी हैं। तो आज मुझे ये, मेरी बात ये है कि हम जहाँ आज पाकिस्तान में सुनते हैं तालीमी एमरजेंसी, वहाँ के एक बलूचिस्तान सूबे के ज़िला चागी का ये हाल है कि वहाँ पे तकरीबन 26 से 30% स्कूल बंद पड़े हुए। बाकी का तो खैर जो भी हाल है वो हाल है। तो भाई ये मेरी आज की बात है, इसमें मैं बात करना चाहूँगा। आई विल रोल द डाइस नाउ टू भट्ट साहब। और भट्ट साहब अब आप अपनी बात को एक्सप्लेन करें, क्या है आपका दुख? डाकिया डाक लाया, नहीं लाया, और क्यों नहीं लाया, और उसमें क्या पैगाम लाया? भाई ये तावान भाई ने बीच में रोक दिया था और मुझ पर उन्होंने गुमान जाहिर किया था कि मैं कोई अपनी कोई आमियाना सी बात करूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं एक सोशल इशू की बात कर रहा हूँ। यार आप फासिकाना बात कर ले, फासिकाना कोई तागूती की बात कर ले। वो कहा है ना, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, आप कोई भी बात कर लें। ठीक है, चले जनाब यारी। तो वो आप शेर से शेर आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में पकोड़े बन गए उन पे। हुआ ये वाकई हमारे ख़त पे जो था उस पे पकोड़े बनते बनते रह गए। भाई होता ये कि ख़त इसलिए भेजा जाता है कि ख़त आपके घर तक पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको डाकखाने जाके अपनी डाक लेनी पड़ती है आज के ज़माने में भी, वो भी रजिस्टर्ड डाक, जो कि आपके घर तक पहुँचनी चाहिए। अगर मैं नहीं जाता तो वो मुझे नहीं मिलती। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ डाक खाने का निज़ाम नहीं, पोस्ट का निज़ाम नहीं, हमारे इस वक्त मुल्क में जो भी इदारा है, चाहे उसके जितने भी उसके बारे में कहा जाए कि जी पॉजिटिव उसमें चेंज आया, ये हो गया, वो हो गया, तरक्की हो गई, मेरा ख्याल है कि इनकंसिस्टेंसी इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन पाकिस्तान, ठीक है ना। क्योंकि उसके साथ साथ मुझे आज अपने बैंक के काम से भी जाना पड़ा, ठीक है। अब हमारे यहाँ बैंक का एक बहुत ही अच्छा बैंक है, वो बहुत ही मशहूर बैंक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक होने का वो दावा करते हैं अपनी सर्विसेज का, और हर साल वो कहते हैं अवार्ड मिले। लेकिन जनाब अली, मुझे उसका प्रेस्टीज कस्टमर, मैं प्रेस्टीज नाम ले रहा हूँ तो मेरे ख्याल में उससे लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा बैंक है। प्रेस्टीज कस्टमर होने के नाते भी मुझे वो सर्विस ना मिली जो कि मुझे मिलनी चाहिए थी। और जो मेरा काम जो तकरीबन 5 मिनट का काम था, वो उसमें कई घंटे लग गए, और मेरी ख्वारी हो गई, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे भाइयों की, मेरे वाले साहब की। और इस तरह मैंने देखा कि और भी लोग ख्वार थे, सिस्टम डाउन था भाई, और कोई ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं था। तो हमारे यहाँ अगर अच्छा वही आप किसी और ब्रांच में जाते तो आपको वहाँ पर
बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती। मैं किसी और पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाता, कोई और काम कर रहा है, हमारे माशरे में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे सारे इदारों में कंसिस्टेंसी नहीं है। हम किसी को मशवरा दे देते हैं, भाई फलाना बैंक, हमारा बैंक बहुत अच्छा है, उसमें आप जो है ना खुलवा लेना, अकाउंट खुलवा लेना। वो जब खुलवाने जाता है हमें गालियाँ देता है, वापस आ रहा होता है कि अबे भाई क्या हो गया। लेकिन अच्छा भट्ट साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये जो आपने पोस्टल सर्विस की बात की, या फिर इवन फॉर दैट सेक ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर कभी ना कभी कोई सरकारी इस तरह काम का जो है वो पड़ता है। देखिए भट्ट साहब, आप भी जो है लंदन पलट आदमी हैं, और हम आपके इस लंदन पलट होने का ज़रूर इस्तिफ़ादा करना चाहेंगे। ऐसे यार वो उन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये वाली जो लंबी लाइनें और ये जो अभी भी वो सरकारी बाबुओं वाला कि 2 बजे तक साइन करूँगा उसके बाद घर चला जाऊँगा, ये वाली रविश अभी भी है वहाँ पे भी क्या है, या फिर ये सिर्फ हम ही एक थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री चल रहे हैं? वहाँ नहीं, वो वहाँ अब आज भी नहीं है, और मेरा ख्याल में आज से 50 साल पहले भी नहीं थी, क्योंकि जो लोग वहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई। वहाँ पर खाली ये सर्विसेज डिजिटलाइज हुई हैं तरक्की की हद तक। उसके अलावा उनका जो एक सेट सिस्टम पैटर्न था कि ये जो बाबू हैं इनके साइन की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपका एक काम है, आपकी काउंसिल जो है, यूके की बात कर रहा हूँ, आप काउंसिल में जाएँ, वहाँ पर वन विंडो सॉल्यूशन मिलता है आपको तकरीबन, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पोस्टल ऑफिस हो। लाइनें लगती हैं, ज़रूर लगती हैं, लेकिन कोई लाइन तोड़ना नहीं चाहता वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है लाइन में लगे रहेंगे तो 5 मिनट बाद वो काम हो ही जाएगा, आपको किसी बाबू के नाज नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, अच्छा खैर हो सकता है आज 50 साल पहले वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो तरक्की की है वो तरक्की डिजिटलाइजेशन में नहीं की, वो तरक्की उन्होंने अपने इन एथिक्स में की है। उन्होंने ये तरक्की जो है उनकी चलती है। हाँ, ये मेरा भी पॉइंट ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो बहुत काउंट करता है। जैसे मैंने 2-4 जगह पे जाके देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो तो अपनी जगह है ही और जो कि होना चाहिए, लेकिन उनमें इज़्ज़त नफ्स भी है। इज़्ज़त नफ्स इस तरह है कि वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उंगली उठा दे कि काम तुमने ठीक नहीं किया, ताख़ीर से किया है या गलत किया है। तो उनके लिए अपनी इज़्ज़त भी उन्हें बहुत अजीज़ है, जो शायद हमारे यहाँ उस तरह की सोच नहीं है। तो ये चीज़ भी काउंट करती है, आपका ज़मीर, आपकी इज़्ज़त नफ्स, आपका प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें मिल के करती हैं। सिर्फ डिजिटलाइजेशन करने से या टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से वो ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एक बात मैं रखूँगा, उन्होंने इंसानियत में भी तरक्की की। अच्छा, हम बिंग पाकिस्तानीज़, हम ये हमारे बड़े शहर लाहौर, कराची, वहाँ पे ना ट्रैफिक में कोई हम तरक्की कर पाए हैं इंसानी बुनियादों पे, और ना हम दीगर चीज़ों पे। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मैं चित्राल में था, बूनी, जो चित्राल से 2 घंटे आगे गांव है बूनी, वहाँ पे, और ये उस वक्त का टाइम है जिस वक्त कोविड थोड़ा हल्का हो रहा था, बट स्टिल प्रिकॉशंस आपके थे। आप यकीन करें कि जब कोविड आया था तो कराची में समोसा पकौड़ा वालों की रश लगा हुआ था कि किसी तरह मिल जाए हमें, और कोविड को कोई नहीं पूछ रहा था। यही चीज़ मैं जब वहाँ पे था, मुझे बैंक से पैसे निकलवाने पड़े, मुझे ड्राइवर को पैसे देने थे, तो HBL है वहाँ पे, आई एम सॉरी नाम ले सकते हैं, ले सकते हैं, जो ब्रांच है वहाँ पे मैं गया। आप यकीन करें कि गर्मी भी थी चित्राल में, की गर्मी जो खुश्क होती है, यू नो इट यार, उस गर्मी में भी उन लोगों ने ATM के बाहर तमीज़ से लाइन लगाई हुई थी, बहुत तमीज़ से। और कराची और लाहौर में तो कोई मास्क को पूछ ही नहीं रहा था, पुलिस वालों से लड़ पड़ रहे थे कि नहीं लगा रहे मास्क, जो करना है कर लें। Every one of them, from a child in a mother's lap to a mother herself to the older men, जो बुजुर्ग भी थे, बच्चे थे, एक बंदा वहाँ पे मास्क लगा के और उस लाइन में खुद उन्होंने। कहाँ की बात कर रहे हो? ये आखानी कम्युनिटी की बात कर रहे हो? चित्राल में मिक्स कर लें हाँ, मिक्स कर लें। बूनी, चित्राल से 2 घंटा आगे बूनी जो है। छोटे शहरों में ये पॉसिबल होता है, या कम आबादी में ये पॉसिबल होता है। और दूसरा ये कि ये जो कम्युनिटीज़ है ना, जैसे बोरी कम्युनिटी है या खानी कम्युनिटी है, इसमें वो कम्युनिटी की बेस पे बहुत कुछ होता है, इनकी तरबियत होती है, इनको सिखाया जाता है, और वो बड़े पाबंद होते हैं उस पर अमलदार। लिटरेसी रेट भी उनका बेहतर होता है। तो ये मसला है। कराची तो एक जंगल है ना मेरे भाई, तो जंगल में तो सभी तरह के जानवर होते हैं। तो अब क्या किया जाए, या तो उन सारे जानवरों को सदाया जाए, या कुछ जानवरों को उनके अपने अपने जंगल में भेज दिया जाए। सही
तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम दोनों भी कुछ इस पे बात करो कि भाई अच्छा। ये अगर आज नूरुल आरिफीन पिटा है तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरा ये जो नान वाला है आके मुझे ना मारे कि मैंने सुना है तुमने कहा मेरे नान अच्छे नहीं होते। तो यार कुछ मेरी हिफाजत का बंदोबस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ ओके। अच्छा अब तावान भाई, अब ज़रा आपकी बात रखते हैं भाई। आप बताएं, आपने जो आज आते ही जो कहा है कि भाई एक एंकर जो कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे नज़र आए और उनका जो बोलने का तरीक़ा था बहुत से लोगों को चुभता था। कई मरतबा वो ऑन एयर अपने मतलब कि मेज़बान अपने मेहमान से लड़ रहा है। सोचें कोई किसी को बुलाए घर में और बोले यार शरबत में चीनी कम थी, तो बोले हुजूर वाला ये चीनी जो है जो आप मंगाना चाह रहे हैं आपको पता है कितनी महंगी है, ये आपके अब्बा हुजूर भी नहीं खरीद सकते थे इतनी महंगी चीनी। इस तरह की वो गुफ्तगू हुआ करती थी। हाँ प्लीज नाउ गो ऑन। मैं सपोर्ट उसको भी नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट उसको भी नहीं करूंगा। ज़ाहिर उसका लबो लहजा इश्ताल अंगेज़ है, वो अब भी पिटने के बाद भी जो उन्होंने बातें की हैं वो मतलब मौजू नहीं है वो उनका लबो लहजा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ज़बान से लड़ रहा है तो भाई ज़बान से जवाब दे दो ना यार उसको। जी तो तुमने बिल्कुल, सुना नहीं वो एक साहब को मशरक़ी पाकिस्तान का जब ये जंग चल रही थी तो पता चला कि एक शायर को याह्या खान ने गिरफ़्तार कर लिया। तो उस शायर के नवासे ने अपनी अम्मी से पूछा कि मामा ये नाना कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी वो याह्या खान ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो कहने लगे क्यों गिरफ़्तार कर लिया? तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारे नाना ने ना एक नज़्म लिखी थी। तो उसने कहा फिर याह्या खान भी नज़्म लिख देता। तो अरे भाई उसने ज़बान से अगर कुछ कहा है तो इसका ये मतलब है कि आप उसकी टांगें तोड़ देंगे। अगर फैसल की कोई बात जो फैसल के ख़्याल में इतनी बुरी नहीं है लेकिन मेरे नॉर्म्स के हिसाब से वो बुरी है तो मैं क्या आके तुम्हारा सर खोल दूंगा? ये भाई कहाँ होता है यार, किस महज़ब माशरे में होता है में, और ये कहाँ जाके रुकेगा? तो मेरी तशवीश तो ये है शायद हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके बिजली का बिल भी दे दें, कहीं ना कहीं से ये ख़तवत भी हमारे पास पहुंच जाए, देर सवेर से पहुंच जाए। लेकिन अगर मेरी जान चली जाती है, मेरे बच्चे मुझे ज़ख्मी हालत में देखते हैं, वो मुझे पिटता हुआ देखते हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल डैमेज होगा वो तो मेरे ख्याल है कभी नहीं भर पाएगा। बट साहब सही बात है। और उसमें तबान में अच्छा बात ये भी है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है नहीं, वो उसमें तशवीशनाक बात ये भी है कि नूरुल आरिफीन जो हैं वो ख़ुद ये भी क्लेम कर रहे हैं कि यार उनके बच्चों को भी ज़दोकोब किया है। अगर ऐसी चीज़ है तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब बात वालिदैन बच्चों घर वालों इसको हम डिस्गस्टिंग के अलावा हम कुछ कह नहीं सकते। एब्सोल्युटली। इसकी मजम्मत के लिए भी लफ्ज़ मिलना मुश्किल है। फिर जो आपने एक सवाल उठाया है, मैं आप अगेन आई वुड लाइक टू सेंड इट बैक टू यू अगेन। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा ये बताएं ना यार। ये तो घर घर लड़ाई होगी मेरे भाई, हर घर पे हमले हो जाएंगे। आपका कानून माफ़ करना तेल लेने गया, आपके लॉज़ की कोई अहमियत ही नहीं है। आप किसी ऐसे माशरे में रहते ही नहीं जिसको आप इंसानों का माशरा कह सकें। इंसानों का माशरा तो इसी तरह बनता है ना कि आप मेरे हक़ की हिफाजत करें, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें। लेकिन जब हर चीज़ ही डंडे से होनी है तो फिर भाई फिर वो जंगल का माशरा बेहतर था जहाँ वो ताकत ही सब फ़ैसले कर देती थी। तो हम किसी महज़्ज़ब माशरे में नहीं है। इस पर हमें बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंशिया को सोचना चाहिए, हमारे अरबाब हल्लो-अक़्द को सोचना चाहिए, उस इदारे के बड़ों को भी सोचना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। खुदा न खास्ता वो साहिल अदीम की तरह नहीं है। मुझे उम्मीद यही है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो देखें कि फिर ये कहाँ जाके रुकेगा। ये तो उनके गिरबानों तक हाथ पहुँच जाएगा। उनके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे उस इदारे में नौकर नहीं हो सकते ना। उनको हमारी तरह ब्लडी सिविलियंस भी बनना पड़ेगा। तो वो कम से कम अपने बच्चों की हिफाजत कर लें। बिल्कुल यार ये बताएं मैं माज़रत के साथ चलें, ठीक है आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं हम लोग, लेकिन हम नूरुल आरिफीन वाले केस में हम इदारों की तरफ इतना क्यों जा रहे हैं जबकि नूरुल आरिफीन ने खुद एक कराची की सियासी जमात का नाम दिया। हाँ ये तुम्हारी बात ठीक है कि इदारों की तरफ हम इस तरह से शायद उंगली उठाना हमारा गलत होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, अगर उन पे ये उंगली उठती है या उनका नाम लिया जाता है तो फिर उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और कानूनी तरीके से करनी चाहिए। मतलब जिस तरह किया जाता है या जो एक तासुर है कि उस तरह किया जा रहा है उस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब अगर उनको लगता है कि नूरुल आरिफीन या XYZ
किसी ने भी कोई वायलेशन की है, कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, वहाँ आएँ, खुल के वो केसेस लड़ें और हमें भी बताएं कि भाई ये इसने किया था, ये गलत था, कानूनी आईनी लिहाज से ये गलत था। बट कमिंग टू द पॉइंट ताबान भाई, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि आपने कहा कि जी नवासे ने कहा कि अगर नाना ने नज़म लिखी थी तो याया भी नज़म लिख देते, तो बात यह है कि जिस टोन में अब आ जाते हैं ज़रा प्रोफेशन पे, यकीनन बहुत सारी कड़वी बातें रोज़ाना की बुनियाद पे टेलीविज़न स्क्रीन पे और अब तो यूट्यूब पे हर जगह हो रही होती हैं। क्या तरीक़ा ऐसा नहीं अपनाया जा सकता, अगेन टेकिंग द थिंग इन केयर के जी जो हालात बिजली के चल रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है रात के 3 बजे बिजली जाएगी इस हब्स के मौसम में, तो वही चीज़ें निकलेंगी जो नूरुल आरफीन ने कही, मेरे ख्याल से उससे भी बड़ी बड़ी मुग़ल्लज़ात ही निकलती हैं लोगों के दिलों से। लेकिन जब आप आवाम की तर्जुमानी करने एक स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो क्या मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहर में बुझे हुए तीर ही चलाएं, लेकिन वो ऐसे हों कि जो अल्फाज का चुनाव, मतलब दिस इज़ द वर्क, यही तो काम है ना एक प्रेजेंटर का, कि अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि वो अपनी बात भी कर जाए और वो इस तरह की नौबत भी ना आए। तो इस पर मैं चाहूँगा आप दोनों अपने 2 सेंट्स दें। भाई देखें, क्रिएटिविटी जो है कि देखें, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो आपके क्रिटिक में भी झलकनी चाहिए। ख़ासतौर से जब आप एंकर हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे अपने आपको यूट्यूबर कहते हो, लेकिन आप किसी पब्लिक फोरम पे बैठे हैं, तो आपको जो है अपने अल्फाज का चुनाव बहरहाल बेहतर रखना चाहिए। एक आमियाना अल्फाज भी एक चीज़ होते हैं, लेकिन उससे भी नीचे गिरे हुए अल्फाज किसी के लिए बोल रहे, किसी को भी कहीं भी, एक आम आदमी हो तो चले आप इदारे छोड़ें, सियासी जमात छोड़ें, किसी आम आदमी को भी उससे दुख तकलीफ पहुँच सकती है, वो गुस्से में आ सकते हैं, आपके खिलाफ किसी न किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये रद्द-ए-अमल को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, इसको इस हम वाक़े को जस्टिफाई नहीं कर रहे, और ये वाक़या जो है हमारे नज़दीक जो है इंतहाई गलत जो है हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल बर्दाश्त और रवादारी माशरे में होनी चाहिए, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सिविलियन हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन बहरहाल जिसके पास माइक है, he should be more responsible and he should be deemed more responsible। नूरुल आरफीन के लबो लहजे को, उसके लफ्ज़ों के इंतखाब का तो उसको तो डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, साथ साथ ये है कि वो मुख्तलिफ़ रिकगनाइज्ड इदारों में काम कर चुके हैं, मतलब वो अपने आप को शायद जर्नलिस्ट कहते और समझते हैं, तो जर्नलिस्ट को तो उसके पास तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना भाई, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव। मज़े की बात आप जो कह रहे हैं वो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। हाँ, यूट्यूबर आप कहें, लेकिन आपने अपने आप को इस्टेब्लिश तो चैनल्स के ज़रिए ही किया है ना, आपने प्रोग्राम होस्ट किए हैं, आपने पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू किए हैं, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। आप कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और वो भी इस किस्म के लबो लहजे में जो आप शायद अपने वालिद या अपने बच्चों या अपनी वालदा के लिए इस्तेमाल करना या सुनना पसंद ना करें, तो वो बहुत आपको मोहतात होना चाहिए। कम से कम आप सख्त से सख्त तनकीद कर सकते हैं, आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आपके लफ्ज़ों का इस्तेमाल नज़र आए कि आप किसी मुहज़्ज़म माशरे के एक पढ़े लिखे शख्स हैं। बिल्कुल किसी एक बहुत ही आलिम फाजिल फ़लसफ़ी ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने कहा था ये? हाँ, ये मैंने, मुझे लग रहा है फैसल करीम ने कहा है ये, मुझे नहीं, ये इस तरह की बातें यही कहता है। यार आपने मुझे स्पाइडरमैन बना दिया है यार, सोचो यार। वो भी हॉलीवुड वाला नहीं, वो वाला जो सर्कस में नहीं कर रहा होता डांस यार, तो क्या हो गया, वो सर्कस में डांस करने वाला भी तो रिस्क हमारा। खैर, मैं आप दोनों से पूछता रहता हूँ बात क्या है भाई, कोई मुझसे भी पूछ ले बात क्या है, खुदा का वास्ता है यार प्लीज। यार मेरा ख्याल है कि आप, मेरा ख्याल है आप तक हुई नहीं क्या? हाँ, बातें बहुत हो गई हैं यार, अब मेरा ख्याल है कुछ हम चलते हैं, क्योंकि कद्दू फ़र्क तो पड़ना नहीं है हमारी। नहीं भाई, मेरी रह गई भाई, सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरी रह गई है, और मेरा ख्याल है अच्छा नहीं, मेरी बात रह गई है, और वो इसलिए भी क्योंकि वो किसी अजीज़ और मोहतरम ने बड़ी दूर से भेजी है भाई। अच्छा, मेरी बात आज है एजुकेशन पे, जो जितना बजट एलोकेट हुआ है एजुकेशन पे, वो तो हम, अच्छा हाँ, तुमने अभी बात अपनी पूरी नहीं की। एग्जैक्टली, मैंने कहाँ बात पूरी की है। अच्छा, तो बात ऐसी है, कर लो। बहुत शुक्रिया, अच्छा थैंक यू। अब ऐसा है कि हमारा जो ज़िला चागी है सूबा बलूचिस्तान का, शोहरत उसको उस वक्त मिली जब वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए, और उसके बाद से लेके आज तक बस उसकी वजह शोहरत वही थी कि वहाँ एटमी धमाके हुए।
बाय द वे ज़िला चागी ईरान बॉर्डर पे पड़ता है और मुझे वहाँ बताया गया है कि जो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार उस तरफ हैं, उनके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर है और इस स्पेशल कॉरिडोर से उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे हैव गॉट अ परमिट। तो वहाँ बॉर्डर मार्केट भी है, वो उस तरफ आते हैं, उस तरफ के लोग यहाँ आते हैं, तो बड़ा अच्छा सा एक वहाँ तजारती सेटअप हो जाता है। अब इस बॉर्डर अच्छा, चागी बॉर्डर नहीं है, चागी बॉर्डर नहीं है, 2.5-3 घंटे और लगते हैं बॉर्डर तक पहुँचने में। जी मतलब कि वहाँ से जो चागी से अगर आप जाएं तो फिर जायदान वाला जो बॉर्डर है ना वो आता है, यानी कि पाकिस्तान की जो मेन जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे वो है, और उनके रिश्तेदार यहाँ भी, उनके रिश्तेदार वहाँ भी हैं। अच्छा जी, अब सिचुएशन ऐसी है कि मुझे मेरे वहाँ के दोस्त ने बताया कि सर मैं यहाँ ज़िला चागी में 300 स्कूल हैं और उन 300 स्कूल्स में 85 से लेके 100 स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बंद हैं। मैंने कहा बंद से क्या मुराद है जी आपके? कहते बंद से मुराद ये है कि वो स्कूल बनाए गए, अब जो हम बात कर रहे हैं उसकी वीडियोज़ और तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 दीवारी बनाई गई है, इस 4 दीवारी में वॉशरूम की जगह भी बनाई गई है, उसमें क्लासरूम भी है और उन क्लासरूम में डेस्क भी है, अलमारियाँ भी हैं, उन अलमारियों में किताबें भी हैं, ब्लैक बोर्ड है और नीचे बैठने के लिए चटाइयाँ और इस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ ये बंद है। मैंने कहा जी कब से बंद है? ये कुछ स्कूल 4 साल से, कुछ स्कूल 5 साल से और कुछ स्कूल 6-6 साल से वहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब मैंने पूछा कि जी कितने ड्रॉप आउट्स हैं फिर यहाँ पे? 2 से 2,500 हज़ार बच्चा जो यहाँ पढ़ता था या पढ़ सकता था वो यहाँ पे नहीं आ रहे स्कूल की बंदिश की वजह से। और इसमें मज़े की बात यह है कि बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने, लेकिन उनको जो टीचर्स हैं, टीचर भी नहीं आ रहे पढ़ाने, लेकिन टीचर्स को तनख्वाहें जो है वो हुकूमत की तरफ से भरपूर जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो है वहाँ पे तावान भाई आपको पता होगा किल्ली जो है ना, वो किल्ली यानी कि कॉलोनी जो है उसके हिसाब से स्कूल हैं। तो उसमें उन्होंने बताया जी किल्ली खुदा नज़र है, किल्ली हाजी खुदा नज़र, किल्ली हाजी दीन मोहम्मद तहसील दालबंदीन ज़िला चागी, किल्ली हाजी हबीबुल्ला, यानी कि ये कॉलोनीज़ हैं और इन हर कॉलोनी में स्कूल है। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पे हर कॉलोनी में स्कूल्स दिए हुए, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे स्कूल का कि जिसमें कोई बच्चा नहीं आ रहा और जिसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, सामान सारा मौजूद है। मज़ीद जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि सर ये हमने जो वहाँ के लोग हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से किसी तरह करा के बच्चों की फ़ीस और इन बच्चों को यहाँ भेजना शुरू किया, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि साल 2024 तालीमी इमरजेंसी का नारा, और उस नारे में सूबा बलूचिस्तान का ये ज़िला चागी। अच्छा, ये जो तालीम है, तालीम 18वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर है सूबों का मामला है, तो ये तो बलूचिस्तान हुकूमत को देखना चाहिए कि जब सारी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं तो ये बजाय नेक नामी के आपके बदनामी का बायस बन रही है। और मेरे ख्याल है हम अपने दोस्त शाहिद रिंद तक भी ये वीडियो और अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के आज के जी बिल्कुल, उसमें ना अब वो जो तो अच्छा है कि कुछ अगर हो जाए तो उस इलाके के लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ मैसर है वहाँ, बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा। और कुछ हो सकता है कि कुछ रियलिटी भी खुल के सामने आ जाए, क्योंकि वो जो शख्स है जिसने मुझे भेजी, ही इज़ सोशल वर्कर, उसने कहा यार फैसल भाई मैं ना अब यहाँ पे कुछ चंदा वंदा जमा करके इसको चलाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने उसको भाई आप क्यों कर रहे हैं चंदा? चलो खुदा का वास्ता फैसल, मुझे ये पर्सनली भी ये तस्वीरें भेज दो और इन्फॉर्मेशन भेज दो, तो मैं सुबह ही ये शाहिद को भिजवा देता हूँ ये चीज़। चलें, ये तो अच्छा हो जाएगा। तो भाई ये तो हो गई आज की बात, ज़बरदस्त हो जाएगा। बस का फिर फॉलो अप भी भेज देना। तावा मैं आपको अपने पर्सनली वो रजिस्टर्ड वो भेज दूँ आपको उसका नंबर, ताकि वो मेरी भी थोड़ा सा हेल्प कर सके। नहीं, मैं वहाँ डाक खानों में मैं किसी को नहीं जानता मेरे भाई, मेरा डाकखाने से डाकखाना ही नहीं मिलता, डाकखाने से मेरा डाकखाना नहीं मिलता। खुदा की कसम है यार, मुझे आपने 2 दिन से मायूसी किए जा रहे हैं यार। हाँ, हमारा एक काम रह गया, हम डाकखाने में जाके खत कर लेंगे। मतलब आप मुझ पे आसरे लगाए हुए,
तो अल्लाह ही रहम करे आपके हाल पे, आपके हाल पे चले अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह सबके हाल पे रहम करे, अल्लाह हम सबके हाल पे रहम करे कि जो हालात चल रहे हैं। कोशिश हमारी होती है रोज़ाना हम कोई ऐसी बात लेकर आएँ जो आपकी बात है, हमारी बात है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो फिर इसको लाइक करें, कमेंट शमेंट करें। कोशिश हमारी है कि हम मसाइल जो आएँ उनका हल भी इसी तरह का जिस तरह ताबान भाई ने कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। ताबान भाई, लोगो हमारा तैयार हो गया है और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भाई। लोगो हमारा बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है, तो वो हम आखिर में दिखाते जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और बातें होंगी जो आपकी हमारी बातें होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ तावन भाई, अल्लाह हाफ़िज़ अमर भाई। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।